आज हम देखेंगे सीजी सेट 2026 के लिए लोक विकास और पर्यावरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 7, जिसमें हम देखेंगे इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स, इन्वायरमेंटल लॉस इन इंडिया, इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड नेचुरल डिजास्टर्स से रिलेटेड 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, वाटर एक्ट कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1981 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1986। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1974। वाटर एक्ट 1974 भारत में जल प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जल अधिनियम को वर्ष 1974 में लागू किया गया था। इसी कानून के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना भी की गई थी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इनकिनरेशन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए रिसाइकलिंग, ऑप्शन बी बर्निंग वेस्ट एट हाई टेम्परेचर, ऑप्शन सी कंपोस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी बरिंग वेस्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बर्निंग वेस्ट एट हाई टेम्परेचर। इसके बारे में जानते हैं। इनकिनरेशन यह अपशिष्ट प्रबंधन मतलब वेस्ट मैनेजमेंट की एक ऐसी तकनीक है जिसमें जैविक और अन्य कचरे को बहुत ही उच्च तापमान पर लगभग 850 से 1100 डिग्री सेल्सियस पर नियंत्रित करके उसको जलाकर राख, गैस और गर्मी में बदल दिया जाता है। इसकी उपयोगिता है, इसका उपयोग मुख्य रूप से अस्पतालों के हानिकारक कचरे और ठोस कचरे की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जियोथर्मल एनर्जी किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन ए ओशन से, ऑप्शन बी अर्थ इंटरनल हीट से, अर्थ के मतलब पृथ्वी के इंटरनल हीट से, ऑप्शन सी वाइंड से या फिर ऑप्शन डी सनलाइट से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थ के इंटरनल हीट से। पृथ्वी के अंदर मौजूद हीट एनर्जी को जियोथर्मल एनर्जी की कहते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बायोडायवर्सिटी से, ऑप्शन बी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से, ऑप्शन सी वेटलैंड से या फिर ऑप्शन नंबर डी डिजर्टिफिकेशन से। तो डिजर्टिफिकेशन से, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। इसके बारे में जानते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे 1987 में अपनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ओजोन परत की रक्षा करना होता है। इसके तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हैलोन जैसे उन रसायनों के उत्पादन और उपयोग पर रोक लगाई गई जो वायुमंडल में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब अपनाया गया? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1987 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1992। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1990, ऑप्शन नंबर सॉरी 1992 में तो रियो डी जेनेरियो था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1987 में। इसके बारे में जानते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1987 में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कंट्रोल करने के लिए अपनाया गया था। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, यूवीबी रेडिएशन किसका खतरा बढ़ा सकता है? मतलब यूवीबी रेडिएशन से किस प्रकार की बीमारी हो सकती है? ऑप्शन ए स्किन कैंसर, ऑप्शन बी अर्थक्वेक, ऑप्शन सी फ्लड या फिर ऑप्शन डी सॉइल इरोशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्किन कैंसर। यूवीबी रेडिएशन या फिर स्किन कैंसर है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी बी यूवीबी किरणें त्वचा की ऊपरी सतह की गहराई तक प्रवेश करती है। अत्यधिक संपर्क में आने पर ये किरणें त्वचा की कोशिकाओं को स्थायी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे स्किन कैंसर और सनबर्न जैसे खतरे सामने आ सकते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मुख्यतः किसका उपयोग करती है? ऑप्शन ए फ्लोइंग वाटर का, ऑप्शन बी कोल का, ऑप्शन सी वाइन का या फिर ऑप्शन नंबर डी बायोमास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्लोइंग वाटर का यूज करती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसमें बांध या नदियों में बहते हुए या फिर ऊंचाई से गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके टरबाइन को घुमाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। एट नंबर क्वेश्चन है, ओजोन होल सबसे अधिक किस क्षेत्र के ऊपर देखा गया है? ऑप्शन ए आर्कटिक, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी इंडिया,
या फिर ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका। इसके बारे में जानते हैं। ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका। ओजोन परत में सबसे बड़ा और सबसे स्पष्ट छेद मुख्य रूप से अंटार्कटिका जो कि दक्षिणी ध्रुव है उसके ऊपर देखा गया है। यहाँ अत्यधिक ठंड का कारण भी जानते हैं। अंटार्कटिका के अत्यधिक अत्यधिक कम तापमान के कारण सर्दियों में वहाँ समतापमंडलीय बादल मतलब पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनते हैं। ये बादल क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली क्लोरीन को सक्रिय कर देते हैं जो वसंत ऋतु की शुरुआत में सूर्य की रोशनी मिलते ही बड़े पैमाने पर ओजोन अणुओं को तेजी से नष्ट कर देती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1980 या फिर ऑप्शन डी 1986। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1972। भारत में जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए वन्य जीव अधिनियम को 1972 में लागू किया गया था। 10th क्वेश्चन है, एयर एक्ट कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1974 में, ऑप्शन बी 1981 में, ऑप्शन सी 1986 में या फिर ऑप्शन नंबर डी 1992 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1981। एयर एक्ट भारत में वायु प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए वायु अधिनियम को 1981 में लागू किया गया। 11 नंबर क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1986 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1992 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1986 में हुआ था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लागू। भारत में पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। यह कानून 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बाद सरकार द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम था। इसे संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया था। 12th नंबर क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया ओनली, ऑप्शन बी अर्थवॉर्म्स जिसको केंचुआ बोलते हैं, ऑप्शन सी फंगी ओनली या फिर ऑप्शन नंबर डी इंसेक्ट्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स ऑर्गेनिक वेस्ट को न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट में बदलने में मदद करते हैं। 13th क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को अक्सर क्या माना जाता है? ऑप्शन ए अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, ऑप्शन नंबर बी फॉरेस्ट लेजिस्लेशन ओनली या फिर ऑप्शन नंबर सी वाइल्ड लाइफ लेजिस्लेशन या फिर ऑप्शन नंबर डी वाटर लेजिस्लेशन ओनली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। भारत के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अम्ब्रेला लेजिस्लेशन मतलब अम्ब्रेला लेजिस्लेशन उसको कहा जाता है भारत के पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 को। इसका कारण है, जैसे एक छाता विभिन्न बूंदों से रक्षा करता है वैसे यह कानून देश के अन्य सभी विशिष्ट पर्यावरण कानूनों को एक साथ जोड़ते हैं, जैसे जल अधिनियम, वायु अधिनियम, वन्य अधिनियम आदि। उसको जोड़ने, उनके बीच समन्वय स्थापित करने और उनके एक व्यापक कानून ढांचा प्रदान करने का कार्य करता है। इसके तहत केंद्र सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए व्यापक शक्तियां प्राप्त होती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। 14 नंबर क्वेश्चन है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? ऑप्शन ए 1972 में, ऑप्शन बी 1987 में, ऑप्शन सी 1992 में या फिर ऑप्शन नंबर डी 1997 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन 5 से 16 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया गया था। यह वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर किया गया पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था। इस सम्मेलन की शुरुआत के दिन की याद में हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसी सम्मेलन के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की भी स्थापना हुई थी।
15 नंबर क्वेश्चन है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 1972 में, ऑप्शन बी 1980 में, ऑप्शन सी 1986 में या फिर ऑप्शन नंबर डी 1992 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू हुआ था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 भारत में वनों के विनाश को रोकने और वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों जैसे कारखाने, सड़क निर्माण इसमें बदलने पर नियंत्रण लगाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम को 1980 में लागू किया गया। 16 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2010 या फिर ऑप्शन नंबर डी 2015। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। भारत में पर्यावरण संरक्षण, वनों के बचाव और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े कानूनी मामलों के तेजी से निपटारे के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। इसकी विशेषता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बना जिसने पर्यावरण से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण का गठन किया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1986 में, ऑप्शन बी 1992 में, ऑप्शन सी 2002 में या फिर ऑप्शन नंबर डी 2010 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2002। बायोलॉजिकल एक्ट 2002 भारत सरकार द्वारा जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले सभी लाभों के निष्पक्ष वितरण के लिए यह कानून सन 2002 में लागू किया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन नंबर बी नेशनल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल, ऑप्शन सी नेशनल ग्रीन ट्रीटी या फिर ऑप्शन नंबर डी नेशनल जनरल ट्रिब्यूनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका हिंदी नाम राष्ट्रीय हरित अधिकरण है। जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में अभी देखा, इससे जस्ट पिछले क्वेश्चन में मतलब 17th क्वेश्चन में, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी और किस लिए हुई थी? पर्यावरण संबंधी मामलों के त्वरित निपटारे के लिए की गई थी। यह विशेष न्यायिक संस्था है जो केवल पर्यावरण से जुड़े विवादों को ही उसको सॉल्व करने के लिए ही काम करती है, इसलिए इसका फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। 19 नंबर क्वेश्चन है, सीपीसीबी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन बी सेंट्रल पब्लिक कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन सी सेंट्रल पॉल्यूशन कंजर्वेशन बोर्ड या फिर ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल प्रोटेक्शन कंट्रोल ब्यूरो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका हिंदी नाम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। यह भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक वैधानिक संगठन है। इसकी स्थापना जल अधिनियम 1974 के तहत की गई थी। बाद में इसे वायु अधिनियम 1981 के तहत भी शक्तियां और कार्य सौंपे गए। इसका मुख्य काम देश में वायु और जल की गुणवत्ता में सुधार करना तथा प्रदूषण को नियंत्रित करना है। 20 नंबर क्वेश्चन है, एसपीसीबी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन बी स्टेट पब्लिक कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन सी स्टेट पॉल्यूशन कंजर्वेशन ब्यूरो या फिर ऑप्शन नंबर डी स्टेट प्रोटेक्शन कंट्रोल बोर्ड। तो एसपीसीबी का फुल फॉर्म है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसका हिंदी नाम राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड है। जैसे केंद्र स्तर पर सीपीसीबी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काम करता है, वैसे ही राज्य में राज्य स्तर पर प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण के लिए एसपीसीबी का गठन किया गया है। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में सीसीबी है, यानी छत्तीसगढ़ एनवायरमेंट कंजर्वेशन बोर्ड। इसी भूमिका में यह काम करता है। यह बोर्ड राज्य में जल, वायु और पर्यावरण प्रदूषण से जुड़े नियमों को लागू करवाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ग्रीन हाउस एमिशन से, ऑप्शन बी ओजोन डिप्लीशन से, ऑप्शन सी वाइल्ड लाइफ से या फिर ऑप्शन नंबर डी वेटलैंड से। तो इसका
क्योटो प्रोटोकॉल का सीधा संबंध है ग्रीन हाउस गैस एमिशन से। यह महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिसे 11 दिसंबर 1997 को क्योटो, जापान में अपनाया गया था और यह 2005 में लागू हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। इसके तहत औद्योगिक देशों के लिए उत्सर्जन में कटौती करने की कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य तैयार किए गए थे। 22 नंबर क्वेश्चन है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस मुख्यतः किससे संबंधित था? ऑप्शन ए ह्यूमन एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी न्यूक्लियर वेपन्स, ऑप्शन सी ट्रेड या फिर ऑप्शन नंबर डी एग्रीकल्चर ओनली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन एनवायरनमेंट। जैसा कि इसका जस्ट पिछला क्वेश्चन था 21 या 15 नहीं 21 है वो। 1972 के इस ऐतिहासिक सम्मेलन का आधिकारिक नाम ही संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन था। इसका मुख्य उद्देश्य मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करना और औद्योगिक विकास के साथ प्रकृति का संतुलन बनाए रखना भी था। 23rd नंबर क्वेश्चन है, सीबीडी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बायोडायवर्सिटी से, ऑप्शन बी ओजोन से, ऑप्शन सी न्यूक्लियर एनर्जी से या फिर ऑप्शन नंबर डी नॉइस पोल्यूशन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बायोडायवर्सिटी से संबंधित है सीबीडी। सीबीडी का पूरा नाम इसका पूरा नाम जैव विविधता पर अभिसमय है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी बहुपक्षीय संधि है जिसे 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसको अर्थ समिट कहते हैं, उसमें अपनाया गया था। उसी में एजेंडा 21 भी अपनाया गया था, उसमें ही यूएफसीसीसी भी अपनाया गया था। 24th नंबर क्वेश्चन है, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रियो अर्थ समिट, ऑप्शन बी क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर ऑप्शन नंबर डी स्टॉकहोम ओनली। तो इसका सिंपल सा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रियो अर्थ समिट। एजेंडा 21 संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी योजना है जो 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन से उत्पन्न हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात सतत विकास को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है। इसमें शामिल संख्या 21 का अर्थ है 21वीं सदी से, यानी 21वीं सदी में पर्यावरण विकास के लिए बनाई गई व्यापक योजना। 25 नंबर क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया? 1987 में, 1992 में, 1997 में या 2005 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया। क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो, जापान में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तीसरे सत्र के दौरान 11 सितंबर 1997 को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था। इसका महत्वपूर्ण अंतर देखते हैं। ध्यान रखें कि यह प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया था, लेकिन आवश्यक कानूनी शर्तों को पूरा करने के बाद यह 16 फरवरी सन 2005 में इसे पूर्ण रूप से दुनिया में लागू किया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन है, IUCN का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल यूनियन फॉर क्लाइमेट एंड नेचर, ऑप्शन नंबर सी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या फिर ऑप्शन नंबर डी इंटरनेशनल यूनाइटेड कंजर्वेशन नेटवर्क। तो इसका जो फुल फॉर्म है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका हिंदी नाम अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ है। यह दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण संगठन है जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। रेड डेटा बुक IUCN का सबसे प्रसिद्ध कार्य दुनिया भर के संकटग्रस्त पौधों और जीवों की प्रजातियों की एक सूची जारी करना है, जिसे IUCN रेड डेटा बुक कहा जाता है। यह सूची जैव विविधता के नुकसान को रोकने और संरक्षण के उपायों को लागू करने में मदद करती है। 27 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था? ऑप्शन ए 1992 में, ऑप्शन बी 1997 में, ऑप्शन सी 2010 में या फिर ऑप्शन नंबर डी 2015 में। तो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था।
यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। इसे इसे फ्रांस के पेरिस में आयोजित COP21 या UFCCC के 21वें सम्मेलन के दौरान 12 दिसंबर 2015 को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। इसका मुख्य लक्ष्य इस सदी में वैश्विक तापमान की वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखना है और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास करना है। 28 नंबर क्वेश्चन है, रामसार कन्वेंशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वेटलैंड से, ऑप्शन बी फॉरेस्ट से, ऑप्शन सी ओजोन से या फिर ऑप्शन नंबर डी एयर पॉल्यूशन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह रामसर कन्वेंशन वेटलैंड से संबंधित है। यह वेटलैंड के संरक्षण और उनके समझदारीपूर्ण उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसे 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मतलब इंटरनेशनल वेटलैंड डे, इस ऐतिहासिक तारीख की याद में हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इसके तहत घोषित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थलों को रामसर स्थल कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, बायोडायवर्सिटी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए वैरायटी ऑफ लाइफ, ऑप्शन बी ओनली वैरायटी ऑफ प्लांट्स, ऑप्शन नंबर सी ओनली वैरायटी ऑफ एनिमल्स या फिर ऑप्शन नंबर डी ओनली वैरायटी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैरायटी ऑफ लाइफ है बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी यह शब्द बायोलॉजिकल और डाइवर्सिटी से मिलकर बना हुआ है। इसका सीधा अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीवन की विविधता से है। 30 नंबर क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए थ्रेटेंड स्पीशीज, ऑप्शन बी वेदर, ऑप्शन सी सॉइल या फिर ऑप्शन नंबर डी वाटर क्वालिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थ्रेटेंड स्पीशीज से है रेड डाटा बुक का संबंध। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि रेड डाटा बुक को IUCN द्वारा जारी किया जाता है। यह एक ऐसा वैश्विक सार्वजनिक दस्तावेज है जिसमें दुनिया भर के उन जानवरों, पौधों, कवक की प्रजातियों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है जो विलुप्त होने की कगार पर है। यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। इसके आधार पर उनके संरक्षण की योजनाएं बनाई जाती है। 31 नंबर क्वेश्चन है, इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कैसा होता है? ऑप्शन ए साइक्लिक, ऑप्शन बी यूनिडायरेक्शनल, ऑप्शन सी रैंडम ओनली या फिर ऑप्शन नंबर डी रिवर्सिबल। तो इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। एनर्जी जैसे सूर्य, उसके बाद प्रोड्यूसर्स, उसके बाद कंज्यूमर्स, उसके बाद डिकम्पोजर्स की दिशा में फ्लो करती है और हर ट्रॉपिक लेवल पर कुछ एनर्जी हीट के रूप में लॉस होती है। 32 नंबर क्वेश्चन है, जो स्पीशीज केवल एक विशेष जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एक्सोटिक, ऑप्शन बी एंडेमिक, ऑप्शन सी माइग्रेटरी या फिर ऑप्शन नंबर डी कॉस्मोपॉलिटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंडेमिक। एंडेमिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसी प्रजातियां जो प्राकृतिक रूप से केवल एक निश्चित या विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, दुनिया में कहीं नहीं मिलती, उन्हें एंडेमिक कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इसलिए एंडेमिक इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, वाइल्ड में एक्सटिंक्शन के बहुत अधिक खतरे वाली स्पीशीज को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लीस्ट कंसर्न, ऑप्शन बी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ऑप्शन सी कॉमन या फिर ऑप्शन डी डोमेस्टिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा। यह IUCN रेड लिस्ट की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें उन प्रजातियों को रखा जाता है जो जंगल में विलुप्त होने के अत्यंत गंभीर या बहुत अधिक खतरे का सामना कर रही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को व्यापक पहचान किस रिपोर्ट से मिली? ऑप्शन ए ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ऑप्शन बी क्योटो रिपोर्ट, ऑप्शन सी मॉन्ट्रियल रिपोर्ट या फिर ऑप्शन नंबर डी रामसर रिपोर्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रंटलैंड रिपोर्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा। सतत विकास की अवधारणा को वैश्विक स्तर पर पहचान वर्ष 1987 में आई ब्रंटलैंड रिपोर्ट से मिली। इस रिपोर्ट का आधिकारिक शीर्षक आवर कॉमन फ्यूचर था
जिसे विश्व पर्यावरण विकास आयोग द्वारा जारी किया गया था। इसकी परिभाषा है, इस रिपोर्ट में सतत विकास की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा दी गई थी। वो ऐसा है कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता बिना भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए। मतलब भविष्य की क्षमताओं से बिना समझौता किए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को जो पूरा करता है, वही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रंटलैंड रिपोर्ट। 35th नंबर क्वेश्चन है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल किस पर जोर देता है? ऑप्शन ए वेटिंग फॉर कंप्लीट साइंटिफिक प्रूफ, ऑप्शन बी प्रिवेंटिव एक्शन इन द फेस ऑफ पोटेंशियल एनवायरमेंटल हार्म, ऑप्शन नंबर सी इग्नोरिंग इन्वायरमेंटल रिस्क, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंक्रीजिंग पॉल्यूशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रिवेंटिंग प्रिवेंटिव एक्शन इन द फेस ऑफ पोटेंशियल इन्वायरमेंटल हार्म। इसका सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण कानून का यह बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह कहता है कि किसी मानवीय गतिविधि या नीति से पर्यावरण या मानव स्वास्थ्य को गंभीर या स्थायी नुकसान होने की संभावना हो तो पूर्ण वैज्ञानिक निश्चितता या फिर 100% वैज्ञानिक प्रमाण न होने पर भी उस नुकसान को रोकने के लिए पहले से ही बचावकारी कदम उठाए जाने चाहिए। 36 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? ये तो सबको पता है, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, इंटरजेनरेशनल इक्विटी का अर्थ क्या होता है? इक्वालिटी अमंग प्रेजेंट पीपल ओनली, फेयरनेस बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस, सी है इक्वालिटी बिटवीन इंडस्ट्रीज, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इक्वालिटी बिटवीन एनिमल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फेयरनेस बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। अंतर पीढ़ीगत न्याय जो है, यह सतत विकास का एक मुख्य स्तंभ है। इसका अर्थ है कि वर्तमान पीढ़ी को पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों जैसे हवा, पानी, खनिज उसका उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि वे संसाधन आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रूप से बची रहे। 38 नंबर क्वेश्चन है, रियो अर्थ समिट कब हुआ था? ऑप्शन ए 1972 में, ऑप्शन बी 1987 में, ऑप्शन नंबर सी 1992 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2002 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1992 में रियो अर्थ समिट हुआ था। इसे आधिकारिक तौर पर पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहा जाता है। यह ऐतिहासिक सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था। इसका मुख्य परिणाम था कि इस सम्मेलन के महत्वपूर्ण वैश्विक दस्तावेज और संधियां सामने आई, जैसे इसमें एजेंडा 21 आया जो सतत विकास के लिए योजना बनाता है, यूएनएफसीसी आया जो जलवायु से परिवर्तन से निपटने के लिए उसमें एक रूपरेखा तैयार किया गया। उसके बाद सीबीडी आया यहाँ पर, कन्वेंशनल बायोडायवर्सिटी ऐसा है, दूसरों वो उसका यूज था कि उसमें जैव विविधता के संरक्षण के लिए रूपरेखा तैयार की गई। तो इस प्रकार ये तीनों ही महत्वपूर्ण परिणाम थे। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के महत्वपूर्ण परिणाम थे ये तीनों। तो रियो अर्थ समिट 1992 में हुआ था। तो ये था लोक विकास और पर्यावरण यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 7। थैंक यू।